नमस्कार। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। आज के इस कार्यक्रम जिसका नाम है सरकार आपके द्वार, इसमें हम आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम जनहितकारी योजनाओं से, जिसके माध्यम से प्रदेश की जनता लाभान्वित हो रही है। हम आपको दिखलाएंगे कि ये जो तमाम योजनाएं सरकार चला रही है उनका जमीनी हकीकत क्या है और किस तरह से कारगर हो रहा है। इस खास कार्यक्रम को लेके आज हम हैं वाराणसी में। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी कही जाने वाली काशी यानी वाराणसी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण सदियों से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही है, जहां शहर के धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़े स्थानों पर विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। वहीं शहर के विकास पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। दरअसल काशी की असली पहचान यहाँ के घाट से है। इसे घाटों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ घाटों के किनारे की काशी की असली संस्कृति और पर्यटन का नजारा देखने को मिलता है। खासतौर से गंगा आरती का दृश्य तो और भी मनमोहक और आस्था से ओतप्रोत होता है। काशी आने वाला हर पर्यटक और श्रद्धालु इसे देखे बिना यहाँ से नहीं जाना चाहता। यही वजह है कि सरकार ने वाराणसी में जहां घाट डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया है, वहीं घाटों की रंगत संवारने से लेकर वहां तमाम प्रकार के अन्य सौंदर्यीकरण और विकास के कार्य किए हैं। बनारस काशी नगरी में हिंदी साहित्य के महान कवि संत कबीरदास जी का भी जन्म हुआ था। अब तक बनारस के पान, ठंडाई, बनारसी साड़ी, काशी विश्वनाथ मंदिर और घाटों के कारण पहचानी जाने वाली काशी को प्रदेश सरकार की इन कोशिशों से नई पहचान मिली है। तुम आओ गुलशन लाहौर से चमन बादोश, हम आए सुबह ए बनारस की रोशनी लेकर। ये मशहूर शेर वाराणसी यानी बनारस की खूबसूरती को बयां करता है। इसके घाटों में जहां साहित्य ने सृजन लिया, संगीत अपनी गहराइयों से लोगों के दिलों में उतर गया, आस्था और संस्कृति के आगे दुनिया ने सिर झुकाया, वही काशी प्रदेश सरकार की कोशिशों के फलस्वरूप इन तमाम खूबियों के साथ अब नए अंदाज में पर्यटकों को बुला रही है और लोग उसकी ओर खिंचे चले जा रहे हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं वाराणसी के अधिकारियों के पास, जिनके निर्देशन में तमाम जनहितकारी योजनाएं चल रही हैं। हमारे सामने मंच पे बीच में बैठे हैं यहाँ के मंडलायुक्त श्री नितिन रमेश गोकर्ण जी, उनके बगल में बैठे हैं जिलाधिकारी श्री राजमणि यादव जी, बगल में बैठे हैं श्री आकाश कुलहरी जी जो एसएसपी हैं वाराणसी के, जिनके निर्देशन में न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि तमाम जो जनहितकारी योजनाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। सबसे पहले हम कमिश्नर साहब से जानना चाहेंगे कि जो तमाम विकास की योजनाएं चल रही हैं और क्या क्या किस तरह से लाभ जनता को मिल रहा है। वाराणसी जिले में इस समय तमाम विकास योजनाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित है, कोशिश हमारी है कि पारदर्शी व्यवस्था के साथ साथ जो अंतिम लाभ जो आवश्यक लोगों को है उन लोगों तक सभी योजनाएं पहुंचे। विकास खंडों के माध्यम से और जिलों में अधिकारियों के माध्यम से लगातार अनुश्रवण हो रहा है और हमारा प्रयास है कि जो फीडबैक हमको जनता से मिल रहा है कि किस प्रकार से योजनाओं में और हम बेहतरी करके उसको लागू करें, उस पर हम कार्रवाई तुरंत कर सकें। बगल में बैठे हैं जिलाधिकारी महोदय। जिलाधिकारी महोदय से हम जानना चाहेंगे कि अभी जनपद में जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उसमें किसको कहेंगे कि वो सरकार के लिए एक प्रकार से माइलस्टोन साबित होगी। सभी विभागों में कोई न कोई योजना चल रही है। समाजवादी पेंशन है, लोहिया ग्राम लोहिया आवास योजना है, छात्रवृत्ति का है और इसके साथ कामधेनु योजना है, कुक्कुट विकास योजनाएं हैं। तो हर विभाग में जो है लैपटॉप योजना है, तो सारी योजनाएं हैं। आज मैंने समीक्षा भी की है और हमारा जनपद प्रदेश में 7वें स्थान पर विगत माह रहा है। तो हम लोग प्रगति से भी संतुष्ट हैं और जो शिकायतें आती हैं उसका हम समय पर निराकरण भी करते हैं। इसके अलावा जो है लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए तहसील दिवस, लोकवाणी, जन सुविधा केंद्र, जिसमें जाति आय प्रमाण पत्र तमाम तरह के प्रमाण पत्र बनते हैं, तो सारी योजनाएं, जनता दर्शन सब चल रहा है और हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि जनता को उसका लाभ मिले और मिल भी रहा है। और हम लोग पूरी तरह से क्वालिटेटिव उसका निस्तारण हो,
क्वालिटेटिव लोगों को, सही लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, इस पर हम लोग सजग हैं और बराबर इसकी समीक्षा कर रहे हैं और लाभ मिल भी रहा। निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय ने जैसा बताया, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि विकास तब तक सही मायने में अपनी रफ्तार नहीं पकड़ता जब तक किसी जनपद की कानून व्यवस्था सही न हो। तो वाराणसी में कानून व्यवस्था को एक सुदृढ़ बनाने के लिए अभी हमारे साथ बैठे हैं श्री आकाश कुलहरी जी, जो एसएसपी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि विकास की रफ्तार को सही दिशा देने के लिए किस तरह से कानून व्यवस्था को चला रहे हैं। इसमें जो है निरंतर प्रयासरत है पुलिस प्रशासन भी, और महिला कंपोनेंट की जो है काफ़ी वृद्धि पिछले 2-3 सालों में की गई है, ताकि जो महिला आबादी है उनकी समस्याओं का निस्तारण संवेदनशीलता के साथ किया जाए। इसी के लिए एक 1090 हेल्पलाइन की जो है स्थापना की गई है। लखनऊ में सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसके तहत में बनारस जनपद से भी जो है तकरीबन 40 के करीब जो है शिकायतें प्राप्त हुई थी, और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि 40 की 40 शिकायतों का निस्तारण हम लोगों ने किया है, और उनकी काउंसलिंग करवा करके जो छेड़खानी, ईव टीजिंग कर रहे थे या कोई घरेलू हिंसा का अपराध कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ईव टीजर्स को काउंसलिंग करके वापस भेजा गया। उसके अलावा जो बच्चों को रिकवरी का अभियान जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने चलाया था ऑपरेशन मुस्कान के नाम से, वो देश भर में और इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी उसको प्रेज किया गया है, और उसके तहत में बनारस जनपद से जो है तकरीबन 28 बच्चों की हमने रिकवरी करके उनके माता पिता से उनको मिलाया है। तो ये 2 वर्ग हैं, जो समाज के महिला का वर्ग और जो बच्चों का वर्ग है, उसके लिए हम लोग बहुत संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं, और उसके अलावा अपराध पे भी नियंत्रण करना हमारी प्राथमिकता है, और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को भी मेंटेन रखने का पूरी तरह से प्रयासरत है उत्तर प्रदेश पुलिस। निश्चित रूप से जो प्रयास चल रहे हैं कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए बेहतरीन है, और निश्चित रूप से यह जरूरी भी है, क्योंकि जब तक कानून व्यवस्था सही नहीं रहेगी तब तक विकास का जो पहिया है वो अपनी सही रफ्तार में नहीं चल पाएगा। और अब कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो तमाम अन्य जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि उनके विभाग की कौन कौन सी योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं, और इसके अलावा हम उन तमाम लाभार्थियों से बात करेंगे जिनके लिए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव कृत संकल्पित है और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका फिर से कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। तो ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे जिले के आला अधिकारियों से, और अब हम बात करते हैं जो तमाम विकास की योजनाएं चल रही हैं, जिन अधिकारियों के माध्यम से चल रही हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं किस तरह से कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण योजना है समाजवादी पेंशन योजना, जिसमें जनपद में 72,626 लोगों को लाभान्वित कराया जा रहा है। दूसरी योजना है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, जिसमें 65,917 लोगों को लाभान्वित कराया जा रहा है। तीसरी योजना राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है, जिसमें जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनको तत्काल लाभान्वित कराया जाता है। 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाएं हैं अनुसूचित जात और सामान्य वर्ग के लिए, जिसमें छात्रवृत्ति के साथ ही साथ शुल्क प्रतिपूर्ति भी छात्रों को की जाती है। और अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ लोगों की जो योजना का लाभ ले रहे हैं, और कुछ ऐसे लोगों का जिन्हें योजना का लाभ अभी नहीं मिल पा रहा है या वो प्रोसेस में है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इन योजना का लाभ पा चुके लोगों की कुछ झलकियां। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पेंशन योजना आम जनता की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरी है, और यही उसकी लोकप्रियता का मुख्य आधार भी। इस योजना के तहत परिवार के मुखिया को न्यूनतम 500 रुपए प्रति माह ई पेमेंट के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। समाजवादी पेंशन योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के लाखों परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है, जो इस योजना के तहत सर्व समाज को लाभान्वित करने का प्रतीक है। समाजवादी पेंशन हमको मिल रहा है, और यह ग्रामीण लोढ़िया गाँव लड़कन का पेट बहुत अपन चलाइला, ये मोटा काम करीला। दूध ना मिली, 4 दिन ना मिली, हफ्ता में पुआस हो जाला साहब। और कोई है आपके अगल बगल जिनको समाजवादी पेंशन योजना का जिनको लाभ मिल रहा है? साहब मंगलपुर से आयल है और लेबरई करीला, सब बाल बच्चे को समाजवादी पेंशन मिलला। रज्जू साहब हमारा नाम है।
जनपद के तमाम अन्य विभागों के अधिकारियों से बात करते हैं। हमारे पास हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय हैं, जो कि इस समय बात की जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें जो स्वास्थ्य विभाग की योजना है वो तमाम योजनाएं हैं। तो आइए हम सीएमओ साहब से बात करते हैं। जननी सुरक्षा योजना है जो कि सबसे ज़्यादा लाभकारी है बच्चे के लिए और माँ के लिए। इसमें 2-3 चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की गई हैं, जैसे एनआरसी हमारे यहाँ खोला गया कुपोषित बच्चों के लिए, और एसएनसीयू खोला गया है छोटे बच्चों के लिए, जो नवजात बच्चे हैं उनके लिए खोला गया है। ये तो 2 चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसके अलावा 102 एम्बुलेंस की सर्विसेज जो है वो अब पहले तो माँ के लिए थी, अब एएनसी में माँ के लिए है। और इसके अलावा जो बच्चे 6 हफ्ते तक हैं उनको ले आने के लिए उसको बढ़ा करके एक साल कर दिया गया है। जो बीमार बच्चे हो जा रहे हैं फ्री में सर्विस उनको दी जा रही है। इसके अलावा नसबंदी के लिए भी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। नसबंदी के केसेस जो कि नसबंदी के बाद उनको ले जा करके घर तक छोड़ते हैं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ लोगों को। और जो जेएसवाई के मरीज हैं, जो जेएसवाई के लाभार्थी हैं, उनको जो है हम लोग जो है अब चेक से न पेमेंट करके डायरेक्ट उनके खाते में पेमेंट दे रहे हैं, और आशाओं का पेमेंट तो पहले से ही खाते में था। तो इससे हमारा जो है काफ़ी आईएमआर और एमएमआर काफ़ी घटा है। मातृ मृत्यु दर और इन्फेंट मर्टलिटी रेट काफ़ी घटी है, और घट करके काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। और लोगों का रुझान नसबंदी की तरफ बढ़ा है। जब देखने लगे कि नहीं बच्चे जो है ठीक से जो है सर्वाइव कर रहे हैं, तो लोग नसबंदी जो हमारे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसमें भी काफ़ी इसकी वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जो एक्सीडेंट वगैरह होता था, रोड साइड एक्सीडेंट या बीमार होते थे, वो लोगों को लेकर के 108 गाड़ियाँ जो है आती हैं तुरंत 20-22 मिनट में। आप कॉल करिएगा 108 तो तत्काल सर्विस जो है आधे घंटे के तो माना गया है, लेकिन 20-22 मिनट में कोई भी गाड़ी ब्लॉक के करीब में रहती पहुंच जाती है। और काफ़ी गाड़ियां आ गई हैं, 12 गाड़ियां हमारे पास 108 में हैं और 32 गाड़ियां जो है 102 में है। ये सर्विसेज काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा सरकार ने एक नया प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है बनारस शहर में। वो जो है अर्बन जो हेल्थ पोस्ट था उसको अपग्रेड करके अर्बन पीएचसी कर दिया गया, और 24 ऐसे मोहल्ले में खोले गए हैं। सब किराए के मकान 15,000 रुपये में लिए गए हैं, और उसमें फ्री दवाएँ, फ्री जाँच, सब मोहल्ले के ही लोग 1-2 किलोमीटर के परिधि में आ जाते हैं। और 100-150 अटेंडेंट्स हमारा एक पीएचसी के ऊपर है। इससे काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा जो पहले से जो प्रोग्राम चल रहे थे वो तो ठीक चल रहे हैं, जैसे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, फाइलेरिया के लिए है, लेप्रोसी के लिए है, और मलेरिया के लिए है। सब प्रोग्राम थे, ठीक ठाक चल रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ जो कोटवा में काफ़ी बीमारी हो रही थी, वायरल फीवर था, कुछ तो डेंगू भी चिन्हित किए गए। और हमारे यहाँ अब सुविधा ये हो गई, बीएचयू में पहले सीरम का टेस्ट होता था, अब हमारे यहाँ पे पंडित दीनदयाल में भी ये टेस्ट होने लगा है। उसके लिए ये सुविधा सरकार ने एक नया आपको दिया है। दवाओं की कोई कमी नहीं है और सभी जांच फ्री। सरकारी अस्पतालों की तरफ एक जो है ओरिएंटेशन जनरल पब्लिक का बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय समाजवादी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आम आदमी तक सस्ता और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। खास तौर से आपातकालीन स्थिति में तो ये जिम्मेदारी और भी अहम हो जाती है। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार ने न सिर्फ इस चुनौती को स्वीकार किया है, बल्कि इसका सफलतापूर्वक निर्वहन करके भी दिखाया है। महिला यहाँ बैठी हैं जिनको जननी सुरक्षा योजना से लाभ मिला है, तो वो बताएं कि किस तरह से आपको जननी सुरक्षा योजना में लाभ मिला। हम लोगों को कोई हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से गए और आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। खाना पीना सब अच्छे से मिला, नाश्ता पानी, आने जाने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। हॉस्पिटल में दवा खान पान सब कुछ अच्छा मिला। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, सुन के अच्छा भी लग रहा है कि तमाम जो प्रदेश सरकार जो योजनाएं चल रही है उसका जमीनी स्तर पे उसका लाभ दिख रहा है। कुछ हम और भी जननी सुरक्षा योजनाएं से अगर कोई लाभान्वित हुआ है, जो तमाम श्रोता आए बैठे हुए हैं, तो वो भी बताएं कि क्या अनुभव रहा इस योजना के तहत आपका। पैसा सरकार से मिलल हमके, अथवा खाता पे चढ़ल, और अथवा अरे दवाई मिलल 100 ठे 50 ठे सरकारी गाड़ी से आयल है और गए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं, दिक्कत नहीं, खाना ना कुल मिलल, अच्छे से डिलीवरी करा लेते हैं। सब गाड़ी आती है हम लोगों के पास, जाते हैं गाड़ी से, आते हैं, वहाँ चाय दूध ब्रेड खाना नाश्ता सब कुछ मिलता है सर। दवा भी मिलती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है सर।
और अच्छे से जाकर अच्छे से आ जाते हैं घर पे। कोई कर्मचारी पैसा वैसा तो नहीं मांगता? नहीं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो तमाम योजनाएं हैं इसी तरह से चलती रहेंगी। इससे पहले हम बात कर रहे थे समाज कल्याण विभाग की जो तमाम योजनाएं हैं, समाजवादी पेंशन, तो एक कोई पलटू जी आए हुए हैं। पलटू जी समाजवादी पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं, तो समाज कल्याण अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय भी मौके पे मौजूद है। तो हम चाहेंगे पलटू जी की जो भी जिज्ञासा हो, जो भी प्रश्न हो, यहाँ के अधिकारियों से कर सकते हैं। सर, हमको योजना हमको पता नहीं है, कैसे मिलेगा ये हमको पता होना चाहिए। आपका जो प्रश्न है हम सीधे जिलाधिकारी महोदय से हम कहना चाहेंगे कि अपने जो तमाम मातहत अधिकारी हैं उनको एक बार निर्देशित करें और तमाम श्रोताओं को जो यहाँ हम आए हैं बताएं कि आखिर किस तरह से योजनाएं जो हैं उनका जानकारी उनको कैसे मिल सकती है। समय समय पे हम लोग मीटिंगों में प्रेस के मार्फत और खंड विकास कार्यालय के मार्फत, जिला कार्यालय के मार्फत जानकारी देते हैं। और क्योंकि खंड विकास कार्यालय जो है जनता के ज़्यादा करीब होता है, तो सारी योजनाएं हमारी खंड विकास कार्यालय के मार्फत ही चलती हैं। तो वहां पर जा कर के संबंधित बीडीओ एडीओ से जो है ये जानकारी की जा सकती है। और हम लोगों के जो सीयूजी नंबर्स हैं उन पर भी फ़ोन करके जानकारी की जा सकती है, और उस हिसाब से जो जानकारी हम लोगों से मांगी जाती है वो हम लोग दे भी रहे हैं। तमाम योजनाएं चल रही हैं, यदि विभागों में जाएं तो विभागीय अधिकारियों से जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा ब्लॉक मुख्यालय जो है वहाँ पे बड़े बड़े विज्ञापन लगे रहते हैं, यदि उसको पढ़ सकते हैं। यदि कुछ लोग पढ़ नहीं सकते हैं तो लोगों से पढ़वा के तो जो तमाम जो योजनाएं हैं उसका लगातार प्रचार प्रसार किया जा सकता है। जरा सा वो पहल करें तो तमाम जो योजनाएं हैं उनकी न सिर्फ उनको जानकारी मिलेगी बल्कि उस योजना का लाभ भी ले सकेंगे, जो कि मुख्यमंत्री का सीधा सीधा प्रयास यही है, यही उनका लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। तो वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी वापस लौटेंगे और बात करेंगे कुछ तमाम अन्य श्रोताओं से जो कि अपनी अपनी जिज्ञासाओं को, अपने प्रश्नों को लेकर आए हैं तमाम अधिकारियों से पूछने के लिए, और अधिकारियों से बात करेंगे कि तमाम अन्य विभाग की जो योजनाएं हैं कैसी चल रही हैं। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि सरकार है आपके द्वार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे तमाम विकास की जो योजनाएं की, किस तरह से योजनाएं चल रही हैं और जो जनता है वो किस तरह से लाभ ले रही है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे योजनाओं की जिनमें जनता को सीधे प्रशिक्षण मिल रहा है और वो अपने भविष्य को सुधारने की बात कर रही हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जो प्रदेश सरकार चला रही है उसका वाराणसी में भी काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं वो इसका लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तरक्की के अवसर देकर प्रदेश के विकास में भागीदार बनाना समाजवादी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अपनी इस प्राथमिकता को मूर्त रूप देते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के जरिए रोजगार योग्य बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास मिशन को शुरू किया गया है। आज कौशल विकास मिशन के जरिए प्रदेश के युवा विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण हासिल करने के बाद जहां अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, वहीं इनमें से कई अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के परियोजना अधिकारी से। आप बताएं कि जो कौशल प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है किस तरह से जनपद में चल रहा है और अब तक क्या कहा जा सकता है, कितनी प्रगति है? कौशल विकास प्रशिक्षण अंतर्गत शहर के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न ट्रेडों में उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे 2500 शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वो प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना कौशल वर्धन करते हुए अपने पैरों पे खड़े हो सकें। इसके अतिरिक्त नगर विकास, रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के तरफ से प्रदेश की कई कल्याणकारी योजनाएं वाराणसी जनपद के नगरीय क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें नगर के कच्ची गलियों में इंटरलॉकिंग का काम कराया जा रहा है तथा नगर क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बेघरों के लिए आसरा आवास योजना अंतर्गत उनको आवास दिया जा रहा है। इसमें 2 तरीके से आवास, एक तो जिनके पास आवास नहीं है उनको आसरा आवास बना करके उनको आवास का आवंटन किया जाएगा। दूसरा, जिनके पास कच्चा आवास है या जो टीन शेड आदि के सहारे रह रहे हैं,
उनको उन्हीं की ज़मीन पे आवास बनाकर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत वाराणसी क्षेत्र के सबसे पिछड़े इलाके बजरडीहा, मुर्गिया टोला, फारूकी नगर में 822 आवासों का निर्माण चल रहा है। आसरा योजना अंतर्गत 216 आवासों का निर्माण चल रहा है। भविष्य में 2000 और ऐसे लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं जिनका आवास निर्माण कराया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की कल्याणकारी योजना रिक्शा योजना वाराणसी जनपद के नगरीय क्षेत्र में लागू है। रिक्शा योजना अंतर्गत निजी स्वामित्व के रिक्शा चालकों को पैडल से चलने वाले रिक्शे को प्रदेश सरकार की तरफ से उनको वापस लिया जाएगा और उनको निःशुल्क बैटरी चलित रिक्शा उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार से लाभान्वित किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त स्वरोजगार के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले वाराणसी नगरीय क्षेत्र के लोगों को 2 लाख रुपए तक का लोन 7% ब्याज पर दिया जा रहा है। इसमें युवा लोग अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट को पास करके उनको 2 लाख का लोन दिया जाता है, जो मात्र 7% की ब्याज दर पे उन्हें वो लोन बैंक को लौटाना होता है और जिससे वो अपना रोजगार शुरू करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं के 822 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। एक ग्रुप में 10 से 12 महिलाएं होंगी जो कि ग्रुप फॉर्मेशन करते हुए अपना एक कोर्स बनाएंगी और उससे पैसे का आदान प्रदान करके वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकेंगी। निश्चित रूप से आपने जो तमाम योजनाओं को अपने विभाग के बारे में बताया, उसमें तमाम जो योजनाएं हैं जनता को लाभ पहुंचाने के लिए काफ़ी उसको सराहनीय कदम कहा जा सकता है। लेकिन कौशल प्रशिक्षण की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से युवाओं के जो युवा हैं उनके भविष्य को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आपने दावे तो बहुत किए, लेकिन हम देखते हैं, बात करते हैं, तमाम लोग आए हैं, किनको किस तरह से कौशल का प्रशिक्षण मिला है। मैं कौशल विकास योजना के तहत ब्यूटिशियन कोर्स की हूँ, जिसके अंतर्गत मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है सर, और बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसके अंतर्गत मुझे बहुत टैलेंटेड हो गई हूँ, जिसके अनुसार मैं आत्मनिर्भर अपना वर्क कर सकती हूँ और अपने ऊपर डिपेंड हो गई हूँ। और इसके अंतर्गत मुझे बहुत लाभ भी मिला है। मेरे अकाउंट में बैलेंस भी आ गया है और एक किट बैग भी मिला है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वहाँ बहुत लोगों को किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और हर सबके अंदर एक लगन हो गई है और सब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आप क्या कहेंगी? आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो काफी कुछ कह रही है, लेकिन हम एक चीज और भी पूछना चाहेंगे आप, जो तमाम जो प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम जो चल रहा है, लाभ ले रही हैं, कहीं कर्मचारियों के माध्यम से किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि अक्सर होता है कि अधिकारी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके अंतर्गत सीख के और जॉब भी कर रही हूँ और मैं अच्छा इनकम भी कर ले रही हूँ। ये तो रही बात कि आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं, इसके अलावा कोई और ऐसे श्रोता हैं यहाँ जो ब्यूटिशियन के अलावा जो किसी अन्य ट्रेड में प्रशिक्षण ले रही हो? मैं कर्माजीतपुर सुंदरपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम सुंदरी है। हम कौशल विभाग में सिलाई का प्रशिक्षण लिए हैं। हम सिलाई करते हैं, विकलांग भी हैं, फिर भी हम सिलाई करते हैं। इस समय हम अपना पेटीकोट, ब्लाउज, घर के औरतों का जैसे सूट है, इस समय सिल रहे हैं। इस समय समझ लीजिए जैसे करवा चौथ है, तीज है, इस पर हम लोगों को अधिक इनकम मिलता है। हम सिलाई करते हैं, प्रशिक्षण हमको मिला है। उसके माध्यम से हमको सिलाई मशीन भी मिला है और 1200 रुपया भी मिला है। कितना कमा लेती हैं इस समय आप? ऐसा है भैया कि कभी कभी हम लोगों को 3,000 तक भी हो जाता है, कभी कभी 5,000 भी मिल जाता है। जैसा सिलने का मिल जाता है कपड़ा, उसी तरह हम लोगों का इनकम भी मिल जाता है। करवा चौथ पर तो कभी कभी हम लोगों को समय नहीं दे पाते कि कितना हम सिल पाएँ कपड़ा। अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले कुछ लोग यहाँ आए हुए थे, उसमें एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं जो आए थे संभवतः कमिश्नर साहब से मिलने, और उन्होंने कहा कि भाई कमिश्नर साहब से आप हमारी मुलाकात करवा सकते हैं, सुना है यहाँ सरकार के जनता के लिए कोई कार्यक्रम शुरू कर रही है। तो हम उनसे जब हमने बात की तो वो कुछ अपील करना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे अपना दुख कमिश्नर साहब से। वो बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हैं, तो हम चाहेंगे दादा आप अपनी बात सीधे कमिश्नर साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, जो आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। वृद्धा योजना पेंशन के अंतर्गत मुझे आज तक कोई भी सहायता नहीं मिला। कई बार ब्लॉक पर हम चक्कर लगाए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, इसीलिए जानना चाहते हैं कि कैसे मिलेगा। इस प्रकार से कुछ लोग आते हैं जिनका कहना रहता है कि मैं पात्र हूं, लेकिन अभी मुझे पात्रता की श्रेणी में रख करके मुझे अभी लाभान्वित नहीं किया गया है।
तो कभी कभार यह रहता है कि किसी जगह पर कोई एक पात्रता की जांच पूर्ण हो करके यदि कागजात उसके तैयार हो गए हों तो प्रोसेस करा करके स्वीकृति की कार्रवाई की जा सकती है। तो ये कैंप्स लगाते हैं हम लोग विकास खंडों में, और जनपद स्तर पर सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार से जैसे आप आए हैं उस प्रकार से और भी यदि कोई लोग छूटे गए हों तो उनके सबके फॉर्म्स भरवा करके पात्रता जांच करा करके उनकी स्वीकृति शीघ्र प्रदान करें। समाज कल्याण अधिकारी यहाँ बैठे, मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि आपकी भी उसी प्रकार से प्रोसेस करा करके स्वीकृतियां निर्गत करें। और आइए अब बात करते हैं प्रदेश सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना लोहिया आवास योजना, जो कि लोहिया समग्र विकास योजना के तहत चलाई जा रही है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित योजना है। इसमें उन लोगों को लाभ दिया जाता है जिनका नाम बीपीएल सूची में नहीं है और जो आवास विहीन है। इस योजना के अंतर्गत 36,000 वार्षिक आय तक के लोगों को लाभान्वित किया जाता है। वर्ष 14-15 से इसमें पहले 2,45,000 रुपये दिया जाता था और 30,000 रुपये नेडा को दिया जाता था सोलर लाइट के लिए, और 12,000 का शौचालय था। अब सरकार ने इस योजना को बढ़ाकर, इसकी राशि बढ़ाकर 2,75,000 लाभार्थी खाते में 2 किस्तों में जाता है और 30,000 की सोलर लाइट नेडा के माध्यम से लगाई जाती है और स्वच्छ शौचालय भी इसमें दिया जाता है 12,000 का। इसके अलावा सरकार ने एक प्रावधान किया है कि मनरेगा से 90 दिन का मैंडेज लोहिया आवास के लाभार्थियों को दिया जाता है, जो 14,490 रुपये होता है। इस तरह इस योजना से ऐसे परिवार, सरकार ने विचार किया कि ऐसे परिवार जो बीपीएल 2002 की सूची से छूट गए हैं उनको किस तरह से लाभान्वित किया जाए, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है और ये योजना बहुत अच्छी तरह से इस जिले में चल रही है। और इस वर्ष का हमारा लक्ष्य 675 आवास का है और विकास भवन में जिला अधिकारी महोदय द्वारा एक हेल्प डेस्क बनाई गई है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट से पूरी तरह से लैस है। अगर किसी तरह की शिकायत आती है तो बिल्कुल ओपनली जो है कोई भी शिकायत कर सकता है, फिर उसकी जांच करके जो भी कार्रवाई उचित होती है वो किया जाता है। ये तो रही सरकार के प्रतिनिधि की बात। जनता क्या कहती है इस योजना के बारे में, तो हम बात करेंगे। जो तमाम जनता आई है, क्या ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ मिला है, जो लोहिया आवास योजना जिसको कहा जाता है? क्या किसी ऐसा व्यक्ति भी यहाँ मौजूद है जिनको इस योजना का लाभ मिला है? हाँ, आवास का हमने तो फायदा हुआ। और कोई जिन्हें लोहिया आवास योजना का लाभ मिला है? कुछ ऐसे लोग और भी हैं? हाँ सर जी, 1,75,000 आयल है हमारे आवास में। ये भी बताइए कि इस योजना को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? योजना के लिए अभी सोलर बत्ती सब कुल लगाना है, अभी काम लगल है, सब कुल होता है। कोई दिक्कत तो नहीं आई उस बीच? नहीं सर जी, कुछ दिक्कत नहीं आई है। शुरुआत में हमने पहले ही बात किया था कि विकास की कोई भी योजना या विकास का पहिया अपनी मंथर गति से तब तक नहीं चलता है जब तक शांति व्यवस्था जिले में लागू न हो, व्यवस्था सब कुछ सुचारू रूप से न चले। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, तो इंतजार कीजिए क्योंकि सरकार आपके द्वार है। हम बात कर रहे हैं विकास की तमाम योजनाओं की जो अपनी मंथर गति से चल रही हैं, लेकिन विकास का पहिया तब तक अपनी असली स्पीड को नहीं पकड़ता है जब तक जिले में कानून व्यवस्था सही तरीके से न चल रही हो। जैसा कि वाराणसी के पुलिस अधीक्षक महोदय ने यहाँ दावा किया था कि जो तमाम जो पुलिसिंग सिस्टम है जिले में सुचारू रूप से चल रही है, तो यहाँ जो तमाम जो जनता है जिनका कभी न कभी पुलिस से जरूर ही पाला पड़ता है, कभी किसी समस्या को लेके तो कभी खुद पुलिस परेशान करती है, तो क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पुलिसिंग का फायदा मिला हो? यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो अपनी बात को लेके पुलिस के पास गया हो?
मेरी शादी 17 फरवरी 2014 को हुई थी, मेरे जो ससुराल वालों ने मुझे बहुत परेशान किया, दहेज को लेके या फिर मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, हर तरह से मुझे परेशान किया। मैंने केस दर्ज करा है और वारंट वगैरह सब इशू हुआ और पुलिस ने मेरी पूरी हेल्प की। उनके घर जाके, मेरे ससुराल वालों के घर जाके उन्होंने उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की, बट वो वहाँ से चले जा चुके थे, वो घर छोड़ के ही चले गए थे। तो ये सारी हेल्प हुई। बाकी और भी काफ़ी हेल्प है जो वो कर रहे हैं, मेरे साथ लगे हैं। और पानीपत भी जो मेरा हस्बैंड जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ पे भी वो जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप लोग एक बार ताली बजाकर यहाँ पे जो एसएसपी महोदय हैं उनका स्वागत करें। अभी हमारे पास कुछ लोगों ने अपना एक नाम लिख के भेजा है जो तमाम अधिकारियों से कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। यही जानना चाहते हैं कि हम लोग का जो पेंशन मिलता है वो कैसे मिलेगा, कैसे भराएगा, कैसे उसमें क्या लगेगा, यही हम जानना चाहते हैं। आपकी बात सीधे तमाम जिले के मुखिया बैठे हुए हैं, जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचाते हैं आपकी बात। ऐसा है कि इसका फॉर्म भरना पड़ता है और उसमें सर्टिफिकेट सीएमओ की विकलांगता के बारे में लगती है और वो फॉर्म कंप्लीट होकर के जो है ब्लॉक कार्यालय पे जमा होगा और जो है विकलांग कल्याण अधिकारी के यहाँ भी सीधे जमा किया जा सकता है। उसकी जांच करके वो पेंशन जो है, एक अमाउंट फिक्स है यहाँ पे, कितनी संख्या के लोगों को इस समय तक दी जा सकती है, उसके अनुसार खाली रहता है तो आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा राधिका पटेल ने अभी अपनी बात रखनी चाहिए, तो राधिका पटेल का जो प्रश्न है स्कॉलरशिप से लेके है, कहाँ पे है राधिका जी? मैं स्कॉलरशिप चाहती हूँ, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए, तो मतलब स्कॉलरशिप मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, इसके बारे में मुझे जानना है। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र दिए जाते हैं और 10 कक्षाओं में जिसकी वार्षिक आमदनी 2 लाख रुपए तक है वो अपना आवेदन कर सकते हैं। और इस साल इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है और आपकी वार्षिक आमदनी 2 लाख रुपए से कम है तो आपको छात्रवृत्ति निश्चित रूप से मिलेगी। तफाक कुरैशी यहाँ पे मौजूद हैं, वो शादी विवाह से लेकर तमाम जो अनुदान होते हैं उसके संदर्भ में कुछ पूछना चाहते थे। हम गरीब आदमी हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, हमारी लड़की की शादी करना है, हमको पैसे की ज़रूरत है। हम ही जानना चाहते हैं कैसे पैसा हमें मिलेगा कि हमारा लड़की की शादी हो जाए। शादी योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए आपको गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए और गरीबी रेखा की जो वार्षिक आमदनी अभी शादी के लिए है ग्रामीण क्षेत्र में 19,884 और शहरी क्षेत्र में 25,546 रुपये है। इसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में अपना आवेदन करेंगे तो आपको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता निश्चित रूप से स्वीकृत हो जाएगी। इसके अलावा आए हुए हैं हिरावती जो विधवा पेंशन के बारे में कुछ जानना चाहती हैं। चाहते हैं कि विधवा पेंशन मिल जाए, बन जाए। किससे संपर्क किया आपने? कभी किसी से संपर्क किया? अरे प्रधान सुनता नहीं बहन, कैसे पसंद बांटा रही करके। अगर प्रधान जी द्वारा आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो सीधे एप्लीकेशन आप खंड विकास अधिकारी या एसडीएम साहब को दे सकते हैं और वो आपकी जांच करवाने के उपरांत अगर पात्रता की श्रेणी में आती है तो आपकी पेंशन स्वीकृत करके जिला प्रोबेशन अधिकारी को प्रेषित कर देंगे और लक्ष्य प्राप्त होने पर आपको पेंशन की धनराशि प्रेषित की जाएगी सीधे आपके खाते में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो मौजूद है अधिकारी महोदय लोग, जिलाधिकारी, कमिश्नर और एसएसपी, उन लोगों से बात करेंगे और हम पूछना चाहेंगे कि जो योजनाएं हैं किस तरह से योजनाएं चल रही हैं और क्या कुछ और भी किया जा सकता है। जो तमाम जो यहाँ पे जो ऐसे कुछ भी प्रश्न आए हैं कि कुछ योजनाएं मिल तो रही हैं लेकिन कहीं न कहीं बीच में एक कुछ ऐसी असमंजस की स्थिति बन जा रही है कि योजनाओं का लाभ सीधे त्वरित गति से नहीं मिल पा रहे। हालांकि आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमिश्नर साहब से। आप बताएं कि जो बीच की थोड़ी बहुत जो समस्याएं आ रही आखिर कैसे समाप्त की जा सकती हैं। आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आप सबको निश्चित रूप से बहुत अच्छी जानकारियां मिली होंगी सरकारी विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में, चाहे वो लोहिया आवास हो, चाहे वो समाजवादी पेंशन योजना हो, चाहे विभिन्न प्रकार के अन्य पेंशन के योजनाएं हो अथवा शिकायतों का निस्तारण का हो। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने आप को पात्र समझता हो कि इस योजना का लाभ लेने को इच्छुक हो, वो सरकारी कार्यालयों में जाकर के इन योजनाओं की पूर्ण जानकारी ले। यदि आपको किसी स्तर पर जानकारी पूर्ण रूप से अपने खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से नहीं प्राप्त हो रही है तो जनपद स्तर पर आकर के एक बार पूर्ण रूप से इसकी जानकारी लेकर संतुष्ट हो जाए कि आप वास्तविक रूप से उस योजना के लिए पात्रता रखते हैं और उसके बाद अपना आवेदन करें। मैं मानता हूं कि कई सारे अपेक्षाएं आपको सरकार के
अधिकारियों से होती हैं कि आप त्वरित रूप से उसका निस्तारण करें, और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम जन आकांक्षाओं, जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हुए जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा करने का प्रयास करें। दोनों को इसमें साथ चलना पड़ेगा, हमारे अधिकारियों को भी और जनता को भी, तभी जाकर के हम वास्तविक रूप से विकास कार्यों को अच्छी गति प्रदान कर सकेंगे। हम जिलाधिकारी महोदय से जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो जनता और अधिकारियों के बीच में दूरी बनी है, एक प्रकार से समन्वय की जो स्थिति है वो नहीं कायम हो पा रही, तो उसके लिए क्या कुछ किया जाए कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जनता साथ चले और अधिकारी भी उनके साथ चले, दोनों लोग मिल के साथ चले। सबसे पहले तो आपको इस कार्यक्रम के लिए बधाई, जहाँ पर अधिकारियों और जनता को एक मंच पे आपने लाने की कोशिश की है। देखिए, कोई भी योजना चलती है तो गांव से चलती है, और गांव में जो है, जो हमारे जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान हैं या उनके सदस्य हैं और हमारे ग्राम स्तरीय अधिकारी हैं, उनके मार्फत जो है गांव सभा के प्रस्ताव पर जो है स्थिति ये आती है कि वो वहाँ से चयनित होते हैं, और गांव में सबको ये पता होता है किसको खाने की समस्या है, किसको पहनने की समस्या है, किसको आवास की समस्या है, किसके घर में क्या समस्या है कि जिसको दूर किया जाए। और इस तरह सरकार की तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, उससे उनको लाभान्वित कराया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। जैसा अभी यहाँ बात आई थी, प्रधान नहीं सुन रहे हैं, तो उसके लिए ऊपर खंड विकास कार्यालय है, जिला कार्यालय है, हम लोग हैं, तो इसके लिए जनता दर्शन से लेकर तहसील दिवस, समाधान दिवस, तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, उस पर अपनी बात रखना चाहिए। लेकिन हम आप लोगों से, जनता से भी ये अनुरोध करेंगे कि आप लोग हर काम के लिए जिला स्तर पे आने की बजाय पहले अपनी बात जो है गांव में रखें, ग्राम प्रधान को रखें, ग्राम स्तरीय अधिकारी, लेखपाल, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास रखें। अगर वहाँ नहीं सुन जाती है तो खंड विकास पे आए, थाने पे आए, और फिर जो है तहसील और जो है जिले स्तर पे आकर के हम लोग कहें। क्योंकि आप लोग, हमने देखा रोज जनता दर्शन की समस्याओं को सुनते हुए कि लोग नीचे मिलते नहीं और ऊपर ही से जो है दरखास्त देने चले आते हैं, तो उससे जो है उनका काम लंबा खिंच जाता है। काम तो होता है, काम हम लोग रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, काम भी करा रहे हैं। निश्चित रूप से आपका जहाँ पहले काम है वहाँ जाइए, और वहाँ अगर काम नहीं होता है ताकि हम उसकी जिम्मेदारी भी तय कर सकें कि जब अब ये फला आदमी आपसे मिला तो आपने इसकी समस्या का हल क्यों नहीं किया, और उसमें जब भी एक स्टेप आगे बढ़े तो निश्चित रूप से बताएं कि आपने किस अधिकारी से, किस कार्यालय में कब मिले और आज तक उसकी समस्या का निराकरण नहीं, ताकि उस अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय हो कि आपने इसका काम क्यों नहीं किया, आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई न की जाए। तो हम लोग पूरी तरह सजग हैं कि सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है वो जनता उससे लाभान्वित हो, और अगर कहीं दिक्कत है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग बैठे हैं। आपका स्वागत है। निश्चित रूप से जिलाधिकारी और कमिश्नर के माध्यम से जो जानकारी आपको मिली, भविष्य में यदि किसी भी तरह की किसी भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप पहल करते हैं तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, आपको काफी सहायता मिलेगी। अब हम बात करते हैं एक बार फिर से हम पुलिसिंग सिस्टम की। तो पुलिस के बारे में अभी भी, हालांकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने काफी तारीफ की पुलिस की कि पुलिस के माध्यम से उन्हें किस तरह से लाभ मिला, लेकिन फिर भी समाज में पुलिस के प्रति एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पुलिस को एक प्रकार से न जाने क्या आम जनता सोचती है कि उनसे दूरी बना के रखती है। तो हम यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ पे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ ऐसा हो कि पुलिस जो फ्रेंडली हो, जनता के प्रति उसका एक दोस्ताना व्यवहार कायम हो, पुलिस के प्रति जो है उसका एक जो भरोसा है भरोसा कायम हो, ताकि इससे न सिर्फ जनता को भी लाभ मिले, सरकार को लाभ मिले, पुलिसिंग सिस्टम जो है अच्छे से चल सके। एसएसपी महोदय, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो ये बार बार समस्या बताई जाती है कि थाना स्तर पे सुनवाई नहीं हो रही है, सर्किल स्तर पे सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो जिला स्तर पे आकर के वो अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और बताते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या उनकी ये होती है कि साहब थाने पे गए थे, सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई हुई तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसके लिए सबसे व्यवहारिक तौर पर प्रशिक्षण तो हम करवा ही रहे हैं, वर्कशॉप करवा रहे हैं एसओ लेवल की, कांस्टेबल लेवल की, कि वो अपने बिहेवियर्स को जो है और ज़्यादा फ्रेंडली बनाए। जो महिला हमारा कंपोनेंट अभी रिक्रूटमेंट हुआ है, तो अभी हमने जो भी वहाँ पे जन सुनवाई के लिए एक पुरुष कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल को लगाया है, ताकि महिलाओं की समस्याओं का निवारण या उनकी जो सुनवाई है उसको महिला कांस्टेबल ही करेगी, ताकि ज़्यादा संवेदनशीलता से उनकी समस्याओं को सुना जाए। उसके अलावा जो पुलिस पे कई बार आरोप लगता है कि साहब ये सुनवाई नहीं हो रही है या मुंशी जो है रुपया मांग रहा है, या इस तरह की भी कई हमको कंप्लेंट्स मिलती है, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने सीसीटीवी कैमरास थाने पे भी लगाए हैं। उसकी अभी
वो प्रोजेक्ट अभी हमारा चल रहा है, जिसमें थानों पे हम ऑनलाइन रियल टाइम पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि जो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगेगा, यदि उसमें इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है अभद्रता की या रूखेपन की या रूड बिहेवियर की, तो उसको हम लोग उस पर कार्रवाई भी त्वरित एविडेंस के साथ में करा पाएँ। और रही बात जन समस्याओं के निस्तारण की, तो उसके लिए काफ़ी गंभीर है हम लोगों ने जो जन शिकायत प्रकोष्ठ बनाया है उसको ऑनलाइन भी करवा रहे हैं। और एक प्रोजेक्ट और हमारा चल रहा है जिसके तहत में हम लोग 100 नंबर को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, जो कि हमारा कंट्रोल रूम है। यदि किसी की समस्या का निस्तारण थाना स्तर पे भी नहीं होता है तो वो 100 नंबर पे भी अपनी कंप्लेंट लिखवा सकता है। और अब हम बहुत जल्दी इसको ऑनलाइन पे भी डाल देंगे 100 नंबर की कंप्लेंट को। आपने अगर कोई कंप्लेंट 100 नंबर पे करी है तो आप लोग उसको खुद मॉनिटर भी करेंगे और आपकी जांच जिस जांचकर्ता अधिकारी को जाएगी, जिस कर्मचारी आपकी कंप्लेंट पे जांच करेगा, उसका मोबाइल नंबर भी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, ताकि आप उससे सीधा संपर्क करके बता सकें कि हमारी जांच संख्या ये थी और इसको जो है आपको जांच मिली है, कृपया करके जल्दी से जल्दी आकर के जांच कर सकें। तो ये एक तरह से हमारा प्रयास है कि ये जो कम्युनिकेशन गैप, ये जो एक गैप जनता और पुलिस के बीच में जो बता रहे हैं कि बन गया है, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता को रिलीफ दे सकें, उनकी जितनी भी शिकायतें हैं उनका निस्तारण हम लोग कर सकें। निश्चित रूप से वाराणसी पुलिस जो है जनता के करीब आने की कोशिश कर रही है, जनता को अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता को भी चाहिए कि पुलिस के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें और पुलिस को जो पुराने नजरिए से देखते थे उस नजरिए से देखना बंद करें, अपना नजरिया बदलें, तो निश्चित रूप से पुलिस से उनको लाभ मिलेगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का यहाँ पे हम आभार व्यक्त करते हैं, जिलाधिकारी का, कमिश्नर का, एसएसपी का, तमाम जो विभाग से विभागीय अधिकारी आए हैं उनका, और इसके अलावा जो तमाम जनता दूर दराज से आई है, ऐसी जनता जिनको कुछ समस्याएं थी, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको योजना का लाभ मिला, इन सबको हम ईटीवी परिवार की तरफ से धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस योजना का लाभ इसी तरह से मिलता रहेगा और आगे आप अपने जनपद के अधिकारियों से मिलकर हमारा जो ये प्रयास है, इस प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अब हम फिर मिलेंगे किसी अगले जनपद में अधिकारियों के साथ, नए जनता के साथ।